हाँ जी रोहित, जी कैसे सर। हैं आप? कहाँ से आए हैं? सर मैं शामली उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ। जी, क्या हो गया था? कब से प्रॉब्लम था? सर मुझे 2020 के लास्ट में एनल एरिया के पास ना कुछ थोड़ी हल्की दुखन और जलन महसूस हुई थी। तो मैंने किसी लोकल डॉक्टर को दिखाया, हम्म, तो बोलने लगे कि ऐसे ही कोई फोड़ा फुंसी हो गई। उन्होंने मुझे थोड़ी एंटीबायोटिक दी, तो 1-2 दिन आराम रहा। उसके बाद पहले थोड़ी बैठने में दिक्कत थी, फिर चलने में भी दिक्कत होने लगी। तो काफ़ी लंबे समय तक का मुझे फीवर भी आया। ओके। तो सर फिर मैंने मेरठ उस में टाइम पे कोई कॉन्स्टिपेशन कुछ नहीं था? नहीं सर, कॉन्स्टिपेशन की मुझे कोई समस्या नहीं थी। ठीक है। तो सर फिर मुझे किसी ने बताया कि ये कोई एनल एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम है और आप मेरठ में दिखाइए। तो मैंने वहाँ पे काफ़ी रेपुटेटेड डॉक्टर थे, उनको मैंने दिखाया। वो बोलने लगे कि इसका आप एमआरआई करा लीजिएगा। ओके। तो सर मैंने एमआरआई कराया। तो फिर एमआरआई कराने के बाद वो बोलने लगे कि आपको पेरिएनल एब्सेस की प्रॉब्लम है, हम्म, मैं हल्का सा कट लगाऊंगा इसमें हम्म, और उसके बाद निकाल दूंगा जो भी अंदर होगा और आपको ठीक हो जाओगे आप। तो सर मैंने फिर वहाँ पे ऑपरेशन कराया। ऑपरेशन कराने के सर 1-1.5 महीने तक का मैं बेड पे रहा। ओके। और सर डेली पट्टियाँ होती थी, मतलब लाइफ तो बिल्कुल एंड ही हो गई थी मेरी। मुझे लगने लगा था ये क्या हो गया। मैंने कहा इससे अच्छा ना ही कराता तो ठीक था, क्योंकि दूसरे पे डिपेंड हो गया फुल ऑन पूरा। तो सर उसके बाद 1 महीने बाद जाके वो 1-1.5 महीने बाद जाके वो हील हो गया। लेकिन हील होने के बाद भी उसमें कुछ हल्का फुल्का रह गया। एक छोटा सा छेद रह हाँ, छोटा सा छेद रह गया सर। हम्म, तो सर फिर ऐसे ही वो बोलने लगी कि हर महीने आओ और दिखाते रहो। तो फिर मैं जाता रहा सर, मैं 6-7 महीने तक गया लगातार। वो बोलने लगे मुझे कि कोई नहीं, बहुत हल्का सा है और आप ड्रेसिंग करते रहो, ठीक हो जाएगा। अगर इन जनरल एब्सेस के बाद छोटा सा कोई भी छेद रहता है तो मान के चलना पड़ता है कि या तो ये फिस्टुला है या अंदर कोई फॉरेन बॉडी है जिसके कारण ये ठीक नहीं हो पा रहा है। तो देन अकॉर्डिंगली फिर दोबारा उसके बाद एमआरआई नहीं कराया उस टाइम? सर फिर उन्होंने नहीं बोला मुझे एमआरआई कराने के लिए, लेकिन मैं घबरा गया। मैंने कहा यार ऑपरेशन भी करा लिया लेकिन ठीक नहीं हो पा रहा है। तो मैंने खुद से एमआरआई कराया और मैंने किसी और को दिखाया, फिर उनको ना दिखा के। उन्होंने बोला कि सेम समस्या है, जैसा पहला एमआरआई था ऐसा ही अब है। ट्रैक जो है वो झुका तो है, तो उसमें तो कुछ हुआ ही नहीं। तो फिर मैं उनके पास गया। मैंने कहा सर आप तो बोल रहे थे कि कोई दिक्कत नहीं, इसमें तो दिक्कत है। फिर वो बोलने लगे मुझे कि मैं तुम्हारा ना एक क्षार सूत्र धागा टाइप कोई थेरेपी होती है कि वो कर दूंगा मैं, और उसके बाद इसके रिजल्ट ना 100% होते हैं कि आप 100% ठीक हो जाओगे। सर वो उन्होंने डाल दिया, कोई एनेस्थीसिया नहीं दिया। वो इतना पेनफुल था, इतना पेनफुल था कि मैं बता नहीं सकता। मैंने 15-20 दिन कैसे, फिर मैं ऑटोमेटिकली उनके पास चला गया कि सर आप इसे निकाल दो, मुझे नहीं कराना ये। तो सर उन्होंने निकाल दिया। वो 20-25 दिन बाद जाके वो बोलने लगे कोई बात नहीं, अब हील हो जाएगा। सर फिर ऐसे ही 4-5 महीना फिर चलता रहा। सर फिर गया मैं उनके पास। तो फिर मैंने बोला डॉक्टर साहब ये तो फिर वही समस्या है सेम। तो सर 2 ट्रैक थे, एक बंद हो गया उससे, तो फिर दूसरे से आना स्टार्ट हो गया। तो सर फिर मैं वो बोलने लगी कि मैं लेज़र से कर देता हूँ और ये ठीक हो जाएगा। सर फिर उन्होंने मेरा लेज़र से ऑपरेशन किया। करने के बाद सर 15-20 दिन में ठीक रहा, ड्रेसिंग करता रहा, पट्टियाँ बदलता रहा। मुझे कोई आराम महसूस नहीं हुआ, बल्कि और बढ़ गया वो उसके बाद। तो सर मैं उनके पास गया तो फिर मैं बोलने लगा सर ये तो फिर भी सेम प्रॉब्लम है। तो मुझे कहने लगे नहीं नहीं ये तो बहुत नॉर्मल है, लोगों को बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत कम है और तुम इसके साथ जीना सीख लो। अच्छा, इस मतलब बीमारी ये बता दिया कि है फिस्टुला पर ये ठीक नहीं होता? हाँ, कह रहे ये ठीक नहीं होता, ये तो ब्लाइंड है बिल्कुल मामला, किसी का हो गया तो हो गया, वैसे ही ठीक नहीं होता। और सर बहुत रेपुटेड डॉक्टर थे वो। और सर फिर मैं परेशान हो गया बहुत। सर फिर मैंने यूट्यूब पे सर्च करना, सर्च तो मैं आपको काफ़ी टाइम से देख लिया था मैंने आपको, लेकिन फिर मैंने फाइनली सोचा कि मैंने 1-2 से बात भी की। पेशेंट जो आप वीडियो डालते हो, उन्होंने बोला कि मुझे कि भैया अगर जान बचानी है और जीवन जीना है तो उनके पास चले जाओ आप, वहीं जाके उद्धार होगा। तो सर फिर मैं आपके पास आया। आपने मुझे स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि इतनी सीटिंग होगी आपकी, और सर बिल्कुल ऐसा ही हुआ। सर्जरी के दौरान भी ज़्यादा कोई जितनी उधर दिक्कत थी इतनी दिक्कत नहीं। देखो सर्जरी कट लगता है, दिक्कत तो थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जब आप हमारे पास आए थे तब वजन भी काफ़ी कम हो गया था? सर काफ़ी कम वजन हो तो गया सर मेरे में 92 kg वेट था मेरा। सर जब मैं आपके पास आया 72 या 74 के आसपास था। आपकी हाइट के हिसाब से 72 काफ़ी कम हो जाता हाँ, बहुत कम हो गया था सर। मैं तो डिप्रेशन में चला गया था सर, मेरे बाल चले गए सारे इस चक्कर में। मतलब मैं और तो किसी को बोलता नहीं था, लेकिन पूरा पूरा दिन बैठ के सर कहीं जाना नहीं आना नहीं, पट्टियाँ चेंज करनी। तो सर बड़ा जीवन बड़ा खराब हो गया था। काम वाम भी सारा रुक गया? सर काम वाम तो सर मेरा भाई है ये बेंगलोर जॉब करता था, हमारी डीलरशिप है बजाज की। तो मैंने कहा भाई तू जॉब छोड़ के आ जा, वरना ये भी काम खराब हो जाएगा यहाँ पे। मैंने कहा मेरे से तो अब होगा नहीं कुछ भी। और मैंने कहा यार तो खुद देख ले आके काम वाम। तो सर मैं तो 1.5-2 साल मैंने सब छोड़ दिया था। मैंने कहा मुझे काम वाम कुछ नहीं करना, पहले इससे लड़ना है, उसके बाद ही मैं जीवन में कुछ करूँगा। तो सर बड़ी बेकार स्थिति हो गई थी। फिर जब ट्रीटमेंट शुरू किया तो मैंने आपको कहा होगा कि करो?
पर हाँ सर, आपने आपने करा तो कि नहीं? सर आपने तो मुझे सर्जरी के 2 दिन बाद बोल दिया कि जाओ अपने काम वाम पे ध्यान दो और कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। तो सर फिर भी थोड़ा सा मेरा लंबा चला, लेकिन उसके बावजूद आज मैं बिल्कुल ठीक हूँ। काफ़ी हीलिंग स्लो रही है आपके केस में, जितना जी नॉर्मली कई लोगों में बहुत फास्ट हो जाती है। जी जी लुकिंग एट योर यंग एज भी हमें कई बार लगता था कि जल्दी होना चाहिए, जी जी बट मे बी वही इट टुक पहले हमें ऑलमोस्ट थोड़ा काफ़ी, misguide क्योंकि कर दिया। मिसगाइड सर, से थोड़ा सा- ज़्यादा डैमेज बहुत हो चुकी थी अंदर। जी सर, कुछ कुछ सर मैं डिप्रेशन में भी बहुत था सर, मुझे बहुत चिंता रहती थी। मैंने कहा ये क्या हो गया, कैसे होगा, क्योंकि मैं सारा दिन घूमने वाला आदमी हूँ सर। पहले तो 1-1.5 साल पहले बेड पे चला गया, फिर मैं थोड़ा सा डिप्रेशन में भी था, शायद उसकी वजह से भी हीलिंग प्रोसेस जो है वो स्लो हुआ हो। फिर आप मूवमेंट नहीं करते, पूरा दिन बैठे जी, रहते हो जी, ना, जी, जी। तो हमारी हीलिंग स्लो हो जाती जी, है। आई सर। डोंट वांट यू टू सिट फॉर, मतलब आराम नहीं करो। मैं चाहता हूँ कि आप काम करो जी। ताकि आपका ध्यान भी हटे, आपकी डाइट भी ठीक हो, एंड डेट विल हेल्प इन द टिश्यू फॉर्मेशन। आपने देखा इनका उस टाइम पे जो वजन था कितना, जी। और बहुत ही वीक थे, मुझे याद आ रहा है। बहुत सर, बहुत स्थिति खराब हो गई थी, बहुत ज़्यादा सर। मुझे तो खड़े होते भी चक्कर आने लगे थे, बड़ी दिक्कत हो गई थी। लेकिन सर डाइटरी परहेज भी बहुत कर रहे थे क्या? सर मैंने तो बिल्कुल खाना पीना, नमक मिर्च तक सब छोड़ दिया था बिल्कुल। क्यों छोड़ा उबला हुआ था? खाना सर, मैं इधर उधर के लोगों की बात सुनता था, इसमें फ्रेज करना चाहिए सर। फिर मुझे किसी ने बताया कि आप मतलब 24 घंटे का फास्ट करो, एक ही टाइम खाना खाओ। सर मैं ऐसे कुछ आयुर्वेदिक डॉक्टर वगैरह के चक्कर में आ गया सर। क्यों ऐसा क्यों बोला गया? मतलब अगर आपको कोई जेन्युइन किसी डॉक्टर ने बोला हो तो फिर भी मैं समझ सकता हूँ, बट आई डोंट थिंक कि कोई डॉक्टर ऐसे बोलेगा कि खाना वाना बंद कर दो या हाँ सर, वो कह रहे थे कि शाम को तो खाना ही नहीं है बिल्कुल, कम से कम 14-15 घंटे की फास्टिंग होनी चाहिए, और दिन में भी उबला हुआ सैलेड वगैरह लो, फ्रूट्स लो, और मतलब थोड़ा अनाज वगैरह कम खाओ, बॉइल्ड ही खाओ जो भी खाना खाना है। तो सर इस उसी तरह के चक्कर में उसी वेट के कम चक्कर होता में है। सर मैं तो 1 साल बिल्कुल ऐसा रहा, बिल्कुल साधु वाला जीवन जिया सर। उबला हुआ पानी, उबला हुआ खाना। जबकि चलो आपने- ठीक है, वो एक्सपीरियंस अलग है, करना है, कोई करना चाहता है तो करे, बट नॉट बिकॉज ऑफ डिजीज। जी, जी। मैं ये नहीं रिकमेंड करूंगा किसी को। एक्चुअल में वेट लॉस करना है तो जो आप कर रहे थे वो आपको मदद करेगा, बट नॉट फॉर यू जो ऑलरेडी बीमार है, वीक है, वजन ऑलरेडी कम हो रखा है, उसको हम इस तरह से नीचे और डिटोरेट करते जाए। इट इज़ नॉट गुड। प्रोटीन भी जो रहा सा है वो भी बॉडी से निकल जाएगा। सर आपने तो सर्जरी के बाद ही कह दिया था कि जो मन में आए खाओ। एक कोई स्वीट छोड़ के आपने बोला था कि जो आप खाना हाँ, होगा। मैं नॉर्मली यही बोलता हूँ कि ना ज़्यादा स्पाइसी और ना ज़्यादा मीठा, बाकी सब कुछ खाओ। इवन वो भी खाने का मन करे कभी कभार तो खा लो, बट लॉन्ग टर्म में मतलब हमारा अगर ज़्यादा मीठा खाएंगे तो कई बार हीलिंग थोड़ी स्लो हो जाती है, बिल्कुल। इन्फेक्शन प्रोसेस को वो हेल्प नहीं करता। सर देखो, डॉक्टर तो और भी बहुत है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, यहाँ पे आके ना सर ऐसा लगता है जैसे मैं यहाँ पे एडमिट भी रहा हूँ 1-2 दिन। सर ऐसा बिल्कुल जैसे घर वाला माहौल होता है, सबका व्यवहार इतना अच्छा, और फिर सर आपके ऊपर तो कुछ स्पिरिचुअली कुछ ऐसा मसला है सर, मुझे लगा है, देखो आपके हाथों में, मैं बता रहा हूँ। यहाँ आके ऐसा लगता था, मैंने कहा अब सब चिंताएं दूर होगी, मैंने कहा सब ठीक हो जाएगा अब। क्योंकि आ जाता है ना जी मन में घुसते ही आदमी के कि नहीं नहीं भाई तू सही जगह पहुँच गया, अब तेरा इलाज हो जाएगा अच्छा। और सर फिर स्टाफ भी इतना अच्छा है सर, पुनीत भैया, पुनीता मैम और सुमित भैया, तो बहुत बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट किया जी। सर मैंने रात को 2-2 बजे तक फ़ोन किया इनको, कभी हल्का, तो सर 2 बजे पहली रिंग में मेरा फ़ोन उठा है। तो सर मैं तो बहुत आभारी हूँ आपका भी और इस संस्थान का भी, कि मुझे सर आपने मुझे नया जीवन दिया है। ठीक है, आपने जब वहाँ से आए थे तो कैसा लग रहा था कि क्या होगा? बैंगलोर से आने के बाद जब मैंने इसकी स्थिति देखी थी, बहुत ज़्यादा वीक था, बहुत कमज़ोर हो चुका था। और जो मेरठ में जो डॉक्टर थे उनके यहाँ जो सर्जरी हुई थी कि वो मेरे सामने हुई थी, और उन्होंने मेरे सामने बोला था कि इसके साथ जीना सीख लो, इसके साथ आपको जीना पड़ेगा। बोल दिया होगा क्या है? हाँ, मुश्किल। अब इसी ने वो यूट्यूब वगैरह से आपका सब निकाल के फिर हम आपके पास आए। मन में डाउट नहीं आता था कि जब इन्होंने बोल दिया, इतने सीनियर नहीं सर, डॉक्टर ने? यहाँ पे ना सर जैसे डाउट इस वजह से नहीं आया कि यहाँ पे मुझे जितने लोगों से मिला हूँ ना मैं, तो मेरे से तो बहुत बिगड़े बिगड़े केस थे लोगों के, और मैं जिससे भी मिला हूँ ना सर, उसने पहली बार मैंने पूछा भैया डॉक्टर कैसे, कह रहे भैया और कहीं मत जाना, जहाँ आगे तुम इतनी अच्छी जगह आगे, तुम्हारा किस्मत अच्छी थी और तुम 100% ठीक हो जाओगे। तो जबकि मैंने बहुत से लोगों को देखा, मैंने खुद इसको बोला था, मगर किसी बंगाली डॉक्टर को दिखाते हैं, वो ठीक भी कर देते हैं, बट ये एग्री नहीं हुआ उसके लिए। हम भी उस टाइम मिसगाइड देखो, थे। जो मिसगाइड भी होता है कई बार, हाँ। जितनी नॉलेज है आदमी उस हिसाब से जी। करता है, एंड ये बीमारी ऐसी है कि जिसके बारे में सबको पता भी नहीं है, एंड इफ़ यू डो नॉट नो अबाउट इट तो फिर आप जो भी कोई रास्ता समझाता है वो करते हो। जैसे इन्होंने इतने सारे डाइटरी चेंजेस करे विच वॉज नॉट एट ऑल रिक्वायर्ड, उनका कोई मतलब भी नहीं था, ना वो हेल्प कर रहे थे। हाँ ये है कि जब कब्ज नहीं होगी तो इन्फेक्शन थोड़ा सा स्लो हो जाएगा,
पर अगर शरीर में डाइट ही नहीं जा रही, इम्यूनिटी ही नहीं बन रही, तो जो इन्फेक्शन है वो वैसे ही फ्लेयर अप हो जाएगा, बिल्कुल फिर वो बॉडी को और डैमेज करता जाएगा। जो थोड़ा भी है वो एक सिर्फ कवच से हम प्रेशर बचा रहे हैं, पर हम उसको बाकी तो नुकसान होने ही दे रहे हैं ना। किसी चीज़ को, कोई टिश्यू को जैसे, या किसी पेपर को, या हम बोलें कि कागज़ को हम पानी में रख देते हैं तो वो गल जाता है। तो सेम थिंग वाज हैपनिंग इन योर केस कि पूरा का पूरा टिश्यू ओवर द टाइम गीला रहने के कारण और दूसरा लो इम्यूनिटी के कारण वो जल्दी जल्दी डैमेज हो रहा था। तो बॉडी में इसीलिए आपका जो रिकवरी टाइम भी बढ़ा, बिकॉज ऑफ इतने टाइम से जो न्यूट्रिएंट्स थे वो आ ही नहीं रहे थे। और हमें भी ये लग रहा था कि इतने यंग बंदे को क्यों नहीं इतनी जल्दी हील हो रहा, नॉर्मली हो जाता है। डेट मे बी वन कॉज, और कई बार हीलिंग स्लो भी होती है। इट कैन नॉट बी सेम फॉर एवरीवन, कि आपकी अलग है, इनकी अलग है, एवरीवन हैज अ डिफरेंट तो प्रोसेस। उधर तो लोग ये बोलते हैं कि ये बीमारी तो ठीक ही नहीं होती, पता नहीं कैसी अफवाह चला रखी है, बहुत से लोग ऐसे। हाँ, ये सबसे बड़ी अफवाह है, एंड विच इज़ एक्चुअली रॉन्ग। कम से कम मेरा जो पूरा का पूरा प्रोसेस का एम यही होता है कि ये ठीक हो सकती है, बट हाँ इसका इलाज मुश्किल है, एंड मेरे लिए भी मुश्किल होता है। इट इज़ नॉट ईजी फॉर मी, फॉर एवरी पेशेंट। कई होते हैं जो बहुत टाइम पे आते हैं, बहुत जल्दी कर लेते हैं, कुछ के अंदर बहुत लंबा टाइम। सर मैं 2-3 पेशेंट से तो यहाँ पे ऐसा मिला हूँ जिन्होंने कम से कम उनकी लेजर 4-5 लेजर सर्जरी, उसके बाद वो धागे वाली 7-7 8-8 बार वो शारशूत वगैरह जिसको बोलते हैं वो करा रखा था, वो भी ठीक होके चले गए। तो फिर तो मुझे लगा, मैंने कहा जब ये इतने दिन से परेशान है, 3-3 साल से इलाज करा रहे थे, वो ठीक हो गए, मुझे तो डेफिनेटली ठीक होना है। फिर आपको लकीली फैमिली सपोर्ट भी बड़ी अच्छी रही। बहुत सर 3-4 लोग सर मेरे पीछे थे बिल्कुल, मतलब सब काम वाम छोड़ के ना। ठीक है, आपसे कोई बात करना चाहता हो, अगर आप टाइम दे सकते हैं तो बिल्कुल अपना सर, नंबर शेयर बिल्कुल करें। मैं हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। मेरे से जो भी हेल्प होगी मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ, जी 7017238054। थैंक यू। ओके, थैंक यू।